जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई, एएसआई और कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम जीके जीएस के सेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम सिलेबस के एक एक टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आयोग सेम होने के कारण ये वीडियो जो है यूपी होमगार्ड के एग्जाम में भी मदद करेगा, यानी कि एक वीडियो से आप कई एग्जाम जो है आयोग के एग्जाम को क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास होता है। इस वीडियो में हम संविधान के उद्देश्य का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को आगे बढ़ते हुए कवर करेंगे। संविधान के उद्देश्य के टॉपिक में संविधान का विकास, उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र और नागरिकता के जो प्रश्न शामिल होंगे। इस टॉपिक से आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए जो 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हम 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, और ये हमारा दूसरा पार्ट है। और हमने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हमने जो है 50 क्वेश्चन को हमने देख चुका है, और जो है 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप साफ समझ पाएंगे कि किस लेवल और ट्रेंड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल और ट्रेंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, लेकिन ट्रेंड इसका यही रहेगा। और इसलिए अपनी तैयारी को दिशा भी दे सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। हर क्वेश्चन का क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये जो है दूसरी जो है संविधान सभा का जब बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जबकि इसके पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को पहले संविधान सभा जो बैठक हुई थी पहले दिन, उसमें उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बात करें अन्य ऑप्शन की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे संविधान का निर्माता कहा जाता है और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, और श्री कृष्ण स्वामी अय्यर और के मुंशी ये संविधान सभा के सदस्य थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप कमेटी गठित हुई थी उसके भी ये सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में पूछा गया था। तो हर क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया है वो नीचे लिखा होगा। समय बचाने के लिए हम इसके बारे में उल्लेख नहीं करेंगे, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, हम संविधान सभा के बारे में एक संक्षेप नज़र में देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा इसको। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान सभा के बारे में बात करें तो इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन की सुझाव के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आई थी। और इसमें कुल सीटों की बात, संविधान सभा में कुल कितने सीट थे? तो 389 जो है सीट थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़े इसमें विभाजित किया गया था तीन चार पार्ट में। ठीक है, 2 पार्टों में, ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़ों में विभाजित किया गया था। मुस्लिम लीग अलग होने के बाद जो है 299 सीट हो गई थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो 299 सीट बची थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था संविधान? जो है 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा देश गणतंत्र बनता है। और संविधान बनाने में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सर वेंकट नरसिंह राव जो ये संवैधानिक सलाहकार थे। प्रेम बिहारी नारायण राजादा द्वारा ये संविधान को हाथ से लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में, और ये 2 मूल भाषाओं में लिखा गया है संविधान को। और नंदलाल बोस और बिहुआ राम मनोहर सिंह इसका अलंकरण और सौंदर्यीकरण किया था, यानी कि लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राजादा द्वारा। और उस पर जो चित्र बनाए गए थे वो नंदलाल बोस और बिहुआ राम मनोहर सिंह के द्वारा। शांति निकेतन के ये कलाकार थे जिनके माध्यम से उस पर चित्रण किया गया था, उसका सौंदर्यीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना किया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर डायरेक्ट दे देता कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन उसमें ये नहीं पूछा है। इसमें पूछा गया है कि ये जो हमारा विक्रमी संवत है, संवत हमारा जो सरकारी जो कैलेंडर है, जो सरकारी कैलेंडर है भारत का, उसके अनुसार जो है उस दिन जो है संवत 2006 विक्रमी था। आप इसको 2006 विक्रमी को याद रखिएगा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
और संवत 2006 विक्रमी था। ठीक है, ये जो है बी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो है मूल संविधान जो था वो उसमें 22 भाग था। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। मूल संविधान में दोस्त कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसको ध्यान में रखिएगा कि 8 अनुसूचियाँ थीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो बात करें वर्तमान में दोस्त 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। 8 अनुसूचियाँ जो है, 4 अनुसूचियों को बाद में इसमें ऐड किया गया है। और 25 भाग के बारे में बात करें तो बाद में कुछ जोड़े गए प्रमुख भाग हैं, रिसेंटली जो ऐड किए गए पार्ट हैं। वो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जो भाग है, भाग 4A में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। और भाग 9A में नगर पालिका जोड़ा गया और ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और भाग 9B में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अकॉर्डिंग। और भाग 14A में प्रशासनिक अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब आप कहेंगे कि 22 भाग और 4 ये हो गए तो 26 हो गए, लेकिन 26 नहीं है। भाग 7 जो है वो निरस्त कर दिया गया है, इसलिए 26 नहीं, 26 -1 हो जाता है, 25 भाग हो जाते हैं और 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हो जाते हैं। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होगा, लेकिन ये जो है NCERT और जो है जो प्रतिष्ठित बुक हैं जैसे लक्ष्मीकांत जैसी बुक हैं उसमें इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप इसको ही मान के चलिएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर ऑप्शन में पूछ दे कि मूल संविधान में कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं। अगर पूछ ले कि वर्तमान में कुल कितने भाग हैं तो 25 भाग है। अगर ऑप्शन में दे दे कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, अगर उसमें 25 दिया है तो आप 25 को लगाएंगे। अगर 25 नहीं दिया है, 22 दिया है, 24 दिया है जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में था, तो उसमें जो है आप 22 लगाइएगा। ठीक है, मूल संविधान में 22 है और वर्तमान में कितने हैं तो 25 है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 है और वर्तमान में कितने हैं? 448 है। और अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वैसे भाग की बात करें तो ये उसी का सब टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ऐसा पूछा गया है, एग्जामों में पूछा गया है कि कुल कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं। ठीक है, जो 4 जो हैं अलग से ऐड किए गए हैं, 22 थे, मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में जो है 4 को ऐड किया गया, लेकिन भाग जो 7 है वो कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए जो है एक कम हो जाता है तो 26 -1 यानी कि 25 भाग हो जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये अलग अलग किताबों में अलग मिलेगा, लेकिन ये जो है प्रतिष्ठित जो किताबें हैं उसमें इस चीज़ का उल्लेख है और आयोग भी इसको सही मानता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उसमें शामिल थीं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सन को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? वो जो है वो वृषभ, जो उसमें पैसे में आप सिक्कों में देखते हैं जो नीचे वो चक्र वाला जो होता है ना, अशोक चक्र वाला, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ से लिया गया है और ये हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। और कब अंगीकृत किया गया था वो? तो 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस सन को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला पहला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो राष्ट्रमंडल का पहला देश बना, राजतंत्र को समाप्त कर दिया। राष्ट्रमंडल जो है वो, राष्ट्रमंडल सबसे पहले समझते हैं क्या है। राष्ट्रमंडल जो है जिसपे ब्रिटिश कॉलोनी थी, कभी ऐसे देश जो हैं जिसपे ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, उनकी कॉलोनी के अंदर रहे हैं, वो उन देशों को राष्ट्रमंडल कहते हैं। लगभग उसमें 55-56 देश हैं उसमें। और उसमें जो है
सभी में राजतंत्र था, उसमें जो है राजतंत्र को समाप्त करने वाला भारत पहला देश था, ठीक है। और उसके बावजूद जो है राजतंत्र को समाप्त कर दिया, लेकिन कॉमनवेल्थ की सदस्यता आज भी जारी रखा है। तो ये जो कब जारी हुआ था, कब समाप्त किया था राजतंत्र को, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है वो राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र और गणतांत्रिक देश बन गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आपराधिक अत्याचार को रोकने में आपको आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। जंगम संपत्ति की रक्षा, आपकी अपनी संपत्ति की रक्षा में आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन जो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य जो है इसमें आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है। आत्मरक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता अब चेंज कर दिया गया है ना, उसका नाम भारत साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया, बीएनएस कर दिया गया, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। तो ये जो है व्यवस्था कहाँ किया गया है कि एक जो है ये जो है निम्न ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो सहकारी संघवाद जो है, सहकारी संघवाद का ये जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसमें सहकारी संघवाद का ये मतलब होता है कि एक मजबूत केंद्र होता है, लेकिन मजबूत केंद्र होने के बावजूद जो है राज्यों में, केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे रिलेशन होते हैं, राज्यों में अपना कंपटीशन होता है। तो ये सहकारी कोऑपरेटिव टाइप की होती हैं। तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में इसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, और 63 में जो है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं हुआ? 1949 को इस दिन संविधान जो है अपनाया गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कुछ लोग 15 अगस्त 1947 को लगा सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लोकतंत्र बना था, आज़ाद हुआ था, लोकतंत्र बना था। लेकिन गणतंत्र कब बना? तो ये 26 जनवरी 1950 को बना था, जब हमारा देश लागू हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र का जो अधिकारी है, मेन जो मुखिया है, वो जो है जनता के द्वारा जनता के बीच से चुना गया हो, ठीक है, तो उसे गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। और हमारे देश में जो है गणतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो लोगों के बीच से चुने जाते हैं, जबकि इंग्लैंड में वो लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है, ठीक है। हमारा देश जो है वो गणतंत्र है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है और उसे कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में जो अलग अलग राज्य है उसमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया, उसके उत्तरदायित्व, उसके अधिकार के बारे में बताया गया और उन्हें 18 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो इसे जो है ये संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। कांच के मतलब उसे बहुत ही सेफ्टी से रखा गया। कहाँ पे? संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। जो मूल हस्तलिखित संविधान था, जिसे राजनारायण और अभी हमने ऊपर बताया ना कि किन लोगों ने उसे लिखा था, तो उनके द्वारा जो हाथ से लिखा गया था वो कहाँ रखा गया है? वो संसद की लाइब्रेरी में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। और बात करें अन्य ऑप्शन की, तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये संप्रभुता के बारे में बताता है, ठीक है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें इसका मतलब है संसदीय शासन व्यवस्था, ये जो है
जो विधायिका कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह होती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और इसमें सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है ना। जैसे जो इंग्लैंड में जो है वो वहाँ पे जो इंग्लैंड का देश जो है, इंग्लैंड जो है वो उसका जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो जो है राजतंत्र, अब राजतंत्र राजा रानी उनके परिवार वाले ही उस पद को ग्रहण करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे जो राष्ट्र प्रमुख हैं, अब राष्ट्रपति, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसलिए वो लोकतंत्र, हमारा जो है गणतंत्र है और ब्रिटेन जो है वो राजतंत्र है। तो वहाँ पे जो है वंशानुगत रूप में शासन होता है, लेकिन भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसलिए हमारा देश जो है भारत एक गणतंत्र देश है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा कि ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया था और इसे मार्लियामेंटो सुधार 1909 वाले अधिनियम को कहते हैं, लेकिन इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और इसी में उल्लेख किया गया था कि पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि जो आज हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, उसका प्रावधान जो है 1919 में किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है, सी नंबर जापान से एक जो विशेषता लिया गया है भारत संविधान में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो उसी में जो है कानून बनने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और बात करें अन्य ऑप्शन की, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी में जो है वो आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, इसके बारे में बताया, वहाँ से ये विशेषता लिया गया है। यूएस से संविधान, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, संविधान का सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, ये सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें 23 समितियाँ थी, जिसमें 8 बड़ी समितियाँ थीं और 15 छोटी समितियाँ थीं। और उसमें जो मुख्य समितियाँ थीं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति जो थी, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार और प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ संघ शक्ति समिति जो है और इसके जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं और यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसे आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, लेकिन कई बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से तो ये क्लियर हो जाता है, गलती होने की संभावना नहीं होती है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति गलत है। कठिन समय में एकात्मकता, ये गलत है। उद्देश्यों और विचारों की समानता, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। और समूह के सदस्यों की उत्पादकता, ये भी गलत है। ये वाला जो है उद्देश्यों एवं विचारों में समानता जो है ये एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, सही है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ये भी सही है। चोरी, लूट और अपराध से प्रतिरक्षा, ये भी सही है। तो डी वाला जो है उपरोक्त सही जो है, ये सारे जो हैं अधिकार जो हैं वो आत्मरक्षा का अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है उद्देशिका। हमने देखा था ना संविधान के विकास में जो है कई टॉपिक थे, हमने ऊपर इसका उल्लेख किया। उसमें जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है उद्देशिका जिसे प्रियम्बल कहते हैं। और इसका इतिहास के बारे में समझते हैं। उद्देशिका का मूल आधार जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बैठक थी, तो ये तीसरी बैठक थी, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, दूसरी 11 दिसंबर को होती है, तीसरी जो बैठक होती है उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और यह प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और बाद में इसी जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी का संक्षिप्त और संवैधानिक रूप देकर के उद्देशिका का रूप में शामिल किया गया। उसी में सुधार करके जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें कुछ संशोधन करके संविधान का जो आज हमारा प्रस्तावना है उसका रूप दिया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा ये इसे कब अपनाया गया था उद्देशिका को, तो इसे कब अपनाया गया था, संविधान सभा ने उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और लेकिन संविधान के साथ उद्देशिका जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संविधान उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, उसका जो सारांश कहते हैं, जो हमारा संविधान है उसका सारांश कहाँ मिलता है, वो प्रियम्बल उद्देशिका में मिलता है। इसलिए इसे परिचय पत्र कहते हैं। की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये की है, चाबी है, मतलब पूरा एकदम सारांश है। इसको पढ़ लीजिए, आपको संविधान का सारांश के बारे में पता हो जाता है। इसमें 42वां संविधान संशोधन संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। तो जो आज का हमारा जो संशोधित जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के वो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा प्रियम्बल है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो इसमें जो है एक शब्द यूज किया जाता है, 4 चीज़ें मेन है इसमें। हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग बताता है कि जो आज हमारा जो संविधान है, हमारा देश चलता है, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, तो हम भारत के लोगों से, ये भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। और भारत की प्रकृति के बारे में, भारत का नेचर कैसा होगा, तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है। ये किसी के अधीन नहीं है, ये संप्रभु है, हर मामले में संप्रभु है, समाजवादी है, ठीक है। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन है, उस पर जो है सरकार जो है मिल करके जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में फॉलो करेगी। मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करेगी। पंथ निरपेक्षता, ये भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र मतलब जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। गणराज्य मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। और नागरिकों को जो है ये न्याय के बारे में बात करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात करती है। और ये जो न्याय की प्रावधान लिया गया है, ये रूस के संविधान से जो है प्रभावित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। समता, दो तरह की प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में बात करता है। और बंधुता के बारे में बात करता है। यहाँ पे देख सकते हैं बंधुता के बारे में बात करता है। व्यक्ति की गरिमा बढ़े और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को, ये बंधुता के बारे में बात करता है। और ये जो डेट दिया गया है 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और ये क्वेश्चन ऊपर मिला था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, जो भारत सरकार का जो कैलेंडर है उसके माध्यम से 2006 विक्रमी को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। तो इसे जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। और ये पूरे देश में कब लागू हुआ था, जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो बैक करके जाके अच्छे से देख लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था, तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान सभा अपना अधिकार किससे प्राप्त करती है, तो हम भारत के लोगों के द्वारा भारत की जनता से प्राप्त करती है।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ से। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था? तो कौन से अंग्रेजी जो हैं वो पॉलिटिशियन थे? तो सर अर्नेस्ट बार्कर जो हैं वो उद्देशिका प्रियम्बल को भारतीय संविधान का कुंजी कहते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? राजनीतिक कुंडली जो है शब्द का यूज किया मुंशी ने यूज किया था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे हमारे जो है लंबे समय का जो स्वप्न दृष्टि है, जो हम चाहते थे, जिसने हमने स्वप्न देखा था, वो हमें मिल गया है। इसके बारे में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहे थे, और इसके बारे में हमने पिछला वीडियो था जिसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, तो उसमें ये क्वेश्चन मिला था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया था, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, तो उसका आदर्श जो कहाँ से लिया गया है वो रूस की क्रांति से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाला जो था उसका जो है आदर्श कहाँ से लिया गया? वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में हमने ऊपर भी उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगला है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है? तो इसे उद्देशिका को है जो संविधान की कुंजी या सारांश कह लें, ये उसका श्रेय उपाधि दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंधुता का प्रयोग किया जाता है। भारत के लोगों के बीच में जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, उसमें सामान्य भाईचारा रहे, इस शब्द को कौन सा भावना जो है प्रेरित करती है? बंधुता की भावना इस चीज़ को बढ़ावा देती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो हमने ऊपर भी देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में इसे शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में आया था, इसमें कहा गया है कि उद्देशिका जो है वो इस केस में जो है बहुत ही फेमस केस है। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, जिसमें जो है संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है, उसका हिस्सा कौन है? तो उद्देशिका जो है इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है, भारत के संविधान का हिस्सा माना गया। किसमें इसको हिस्सा माना गया? तो भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले केस में। ठीक है, इसी केस में संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, और इसमें ये भी एक अन्य केस में ये प्रावधान किया गया है कि उद्देशिका में जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता, समतावाद, ये वाला शब्द नहीं है। ठीक है, समानता है, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद, संप्रभुता, ये भी है, ये सारे शब्द हैं हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशी पहचान, ये वाला शब्द नहीं यूज किया गया है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता, यार इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बी और डी। तो इसमें जो है हम जाएंगे डी वाले ऑप्शन पे सही होगा। क्यों सही होगा? ये शब्द भी मिलेंगे, आप उस प्रस्तावना में देखेंगे ये सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन ये भी शब्द आपको पूरे मिलेंगे। एक अंतर है, इसमें समाजवाद जोड़ा गया है जो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन जो है मौलिक प्रतिबद्धता मूल संविधान में जो है इस शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, समाजवाद और
पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये मूल संविधान का हिस्सा है, इसलिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐसा किया गया। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो मूल संविधान में पूछ रहा है 26 नंबर 1949 को। मूल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको समझ जाइए, आप डायरेक्ट अच्छा आंसर लगाएंगे, एकदम सटीक आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर पूछा 26 नंबर 1949 को जो ग्रहण किया गया था मूल भारतीय संविधान, उसमें प्रस्तावना में लिखित में से कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? गणतंत्र है, गणराज्य, स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया था? धर्म, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसको एकदम पी डालिए, ठीक है। हम देखिए हर क्वेश्चन में इसको बता रहे हैं, बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, समानता। जो है समानता में कोई विशेष अधिकार, अगर किसी को विशेष अधिकार दे देंगे तो समानता कहेगा, ठीक है। तो विशेष अधिकार का अभाव का मतलब ही समानता, समानता का मतलब ही कोई विशेष अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, ये भी हो सकता है। निर्देशक सिद्धांत, ये नहीं है। नवीं अनुसूची, ये भी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। मूल अधिकार में भी आर्टिकल नंबर जो मौलिक अधिकार में जो है 25 से 28 के बारे में बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, ये भी एक जो है इसमें इसकी जो भावना भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन जो है इसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया है। धर्मनिरपेक्ष लिखा गया कहाँ पर लिखा गया है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। और इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो इसका कहाँ पे ऐड किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को, इसी दिन को संविधान सभा ने स्वीकार किया था, अपनाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुता। कुछ लोग संप्रभुता पे जा सकते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कर रहा है इसलिए संप्रभुता भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। इसमें बंधुता के बारे में बात करता है। एकता और अखंडता, एकता और अखंडता शब्दों का ये जो है किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता को बढ़ावा देता है। उसमें हमने ऊपर उल्लेख किया ना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? बंधुता को। ये उत्तर प्रदेश पुलिस अगस्त 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो थे भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने इसको अलग से डाला है ताकि आपका ये वाला टॉपिक कवर हो कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन था। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में नीचे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसमें बहुत और भी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इसमें जो मेन है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हमने सिर्फ रखा है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्रालय इनके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और सूचना प्रसारण मंत्री और राज्य के मामले में जो इनका ये इनके अंतर्गत रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था, और सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे, और R.K. षणमुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी को चीज़ को ऐड करने के लिए हमने ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 2 में है। बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में जो है भारत, इंडिया यानी भारत और राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 3 में। और अनुच्छेद 4 में जो बताया गया है ये जो राज्यों के बारे में कोई भी जो चेंजेस करना है वो संसद के पास इसके अधिकार है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया था, इसके बारे में हम क्लियरिटी देने के लिए आपको इस क्वेश्चन को शामिल किए थे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भाग 1 में क्या बताया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये शब्द का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, नाम इंडिया या भारत दोनों होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। जैसे सिक्किम जो है, जो ये पहले एक देश था और बाद में जो है 1975 में उसे ऐड किया गया, उस सिक्किम को भारत में ऐड किया गया नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आर्टिकल नंबर 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों के क्षेत्र और सीमा या नाम में परिवर्तन ये किया गया। जैसे अभी तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, तो वो किस आर्टिकल से बना? वो अनुच्छेद 3 के माध्यम से बना। अनुच्छेद 2 जो है वो कोई अगर भारत से बाहर कोई देश है, भारत के बाहर कोई क्षेत्र है, वो भारत में शामिल होगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा, ठीक है ना। जैसे सिक्किम एक देश था जो भारत में शामिल हुआ तो अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन भारत के भीतर जो है कोई राज्य नया बन रहा है और उसमें उसके क्षेत्रों को कम कर दिया जा रहा है या बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून संविधान संशोधन के नहीं माने जाएंगे। इसमें जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? वो संसद के पास है। ये किसके बारे में बताया गया है? ये अनुच्छेद 4 में ये चीज़ का प्रावधान किया गया है। और इसमें 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून किस श्रेणी में आते हैं? तो संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। वो सामान्य कानून नहीं होते हैं, अध्यादेश नहीं होते, संविधान संशोधन नहीं होते हैं, संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को डालने के लिए 2 क्वेश्चन दिए, एक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बस आपको क्लियरिटी देने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे अगला टॉपिक स्टार्ट होता है नागरिकता, जो हमारा लास्ट टॉपिक है संविधान का विकास के अंतर्गत। तो हम नागरिकता के बारे में देख लेते हैं। नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और ये जो है 5 से 11 जो आर्टिकल 5 से 11 है उसके बारे में ये बताया गया, इसका प्रोविज़न किया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता, जब संविधान लागू हो गया था उस समय भारत की नागरिकता किसको मिलेगी, इसके बारे में उल्लेख यहाँ पे किया गया है। और इसी के तहत जो भारत की नागरिकता यहाँ से नहीं मिलती है, 1955 इसी के अंतर्गत जो है भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था इसी आर्टिकल के अंदर, और उसी के अंतर्गत सबको जो है भारत की नागरिकता मिलती है, ठीक है। और अनुच्छेद 6 जो है भारत से पाकिस्तान आए व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग आए गए थे, तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उसके बारे में, उनको नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 में बताया गया है भारत से जो पाकिस्तान गए व्यक्ति हैं उनके बारे में नागरिकता के बारे में बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 8 में बताया गया है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, कोई जो है भारत जो विदेश में रहता है भारतीय मूल है लेकिन वो भारत कभी जो है किसी देश में बहुत पहले से रह रहा है, वो भारतीय मूल का है कि जो अंग्रेज उनको ले गए वहाँ पे काम करवाने के लिए, या वो पहले से अपनी स्वेच्छा से किसी देश में चले गए हैं वो, लेकिन वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 8 के तहत ले सकते हैं। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कोई भी व्यक्ति है अगर भारत का नागरिक है किसी दूसरे देश का नागरिकता लेता है तो भारत की उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता की निरंतरता आपकी नागरिकता भारतीय नागरिक हैं तो वो निरंतरता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की संसद के पास शक्ति दी गई है। नागरिकता के बारे में कोई कानून जो है वो संसद ही बनाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंश के अनुक्रम के अनुसार से, देशीकरण, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, इसके बारे में कहाँ तरीका बताया गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बताया गया है। 5 तरीके बताया गया है भारत की नागरिकता लेने के लिए। जन्म के द्वारा बाय बर्थ, वंश के द्वारा बाय डिसेंट,
और पंजीकरण के द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिकरण द्वारा बाय न्यूट्रलाइजेशन और क्षेत्र के समावेशन द्वारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, कोई क्षेत्र जो है वो भारत में अगर शामिल हो रहा है तो उस पर जो वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है वो भारत की नागरिकता उन्हें दी जाएगी। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। भारत जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया, इसमें कई सारे सुधार हुए हैं, अभी 2019 में भी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे जो छः धर्मों वाले लोगों को, जो मुसलमानों को छोड़ करके और जो अन्य जो लोग थे उनको नागरिकता के बारे में बताया गया था। जैसे सिख हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, उनके नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया था 2019 में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, 5 से आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, ये ऑप्शन सही है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा है। तो ये जो दोनों ऑप्शन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाता है और युद्ध के समय विदेशियों से मिलता है, उसके साथ संपर्क साधता है, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा पाकिस्तान से। ठीक है, और इसके बाद अफगानिस्तान का स्थान आता है, फिर उसके बाद बांग्लादेश का स्थान आता है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर उसके बाद अन्य जो होते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन आता है? अगर भारत का एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है तो किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 5 से 7। ठीक है, और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, 5 से 11 के बीच में कोई है? कोई नहीं है। तो ये बहुत ही आसान, ऑप्शन भी देख करके आप लगा सकते हैं। तो सी नंबर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस समय पी सदाशिवम थे। और आप कमेंट में बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हमने 50 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, अंत में एक कोट के द्वारा इसको हम समाप्त करते हैं। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका कुछ ही क्वेश्चन के लेवल थोड़े से आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं जो टॉपिक हमारे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने जो है 100 क्वेश्चन को हमने देख लिया संविधान का उद्देश्य से। ठीक है, इस कोट के माध्यम से इस वीडियो को हम अंत करते हैं। जहाँ मेहनत की ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो यार अगर आप ना सही जगह मेहनत करते हो ना, सही जगह मेहनत कर रहे हो, अच्छी जगह मेहनत कर रहे हो, सिलेबस पे मेहनत कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन पे मेहनत करो, मार्क टेस्ट लगा रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो यार, तो इतनी ज़्यादा आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो ना, किस्मत उस्मत कुछ काम नहीं करता। ठीक ना, आप एकदम टू द पॉइंट सही तरीके से सारे क्वेश्चन को सही करके आते हो और आपको सफलता भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सही जगह मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।